हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आपके अपने YouTube चैनल ओजस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने यूरोपियों का भारत में आगमन पढ़ा। यूरोपियों के भारत में आगमन में हमने क्या क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा एक नज़र में देख लेते हैं। जिसमें सबसे पहले मैंने एक डेट आपको बताई थी 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है, जिससे पश्चिमी व्यापारी जिस रास्ते से भारत में व्यापार करते थे वो अवरुद्ध हो गया और समुद्री रास्ते से मार्गों को खोजा गया। ठीक है दोस्तों, अब इसी में हम सबसे पहले जैसा कि है पुर्तगालियों का भारत में आगमन। तो हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि पुर्तगाल से एक यात्री वास्को डिगामा निकलता है केप ऑफ गुड होप के रास्ते, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत को खोजता है। तो भारत में कहां पहुंचता है ये? कालीकट बंदरगाह। कहां पहुंचता है दोस्तों? कालीकट बंदरगाह। जब कालीकट बंदरगाह ये पहुंचता है तो यहां अरब व्यापारी पहले से ही मौजूद थे जिन्होंने वास्को डिगामा का विरोध किया। इसके बावजूद वहां के शासक जमोरिन ने इनका स्वागत किया और व्यापार की अनुमति दी। वास्को डिगामा जब वापस जाने लगा यूरोप, तो वहां मसाले भर कर ले गया। उन मसालों को यूरोपीय बाजारों में बेचने पर उसे पूरा खर्च घटाने के बाद 60 गुना अधिक का मुनाफा हुआ। इस मुनाफे को देखते हुए वहां के जो व्यापारी थे वो भी भारत से व्यापार करने के लिए लालायित हुए और समुद्री मार्गों के रास्ते वो भारत आने जाने लगे। इसी संदर्भ में पुर्तगाली कंपनियों के तहत वायसराय भेजे जाने लगे, जिनमें 3 वायसराय हमें पढ़ना है जो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। इन तीनों वायसराय में अगर पहले की बात किया जाए तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इनका कार्यकाल दोस्तों याद रखना कब से कब तक है? 1505 से 1509 तक। अगर दूसरे इंपॉर्टेंट वायसराय की बात की जाए दोस्तों तो इसमें अल्फांसो दी अल्बुकर्क थे। इनका भी कार्यकाल दोस्तों आप याद रखना 1509 से 1515। तीसरे इंपॉर्टेंट थे भारत के लिए नीनो डी कुन्हा। इन्हीं 3 को दोस्तों हमें पढ़ना है। अगर इनका भी हम कार्यकाल देखें तो 1529 से 1538 तक था। अब एक एक करके हम फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो दी अल्बुकर्क और नीनो डी कुन्हा को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो भारत में प्रथम वायसराय था। तो यही इसका पहला पॉइंट भी हुआ दोस्तों, आप नोट रखना, याद रखना दोस्तों। पहला पॉइंट इसमें अगर हम लिखेंगे, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय, प्रथम पुर्तगाली वायसराय। दूसरा पॉइंट अगर दोस्तों हम याद रखें, ये केवल प्रथम पुर्तगाली वायसराय ही नहीं था, यूरोप का या पश्चिमी देशों का भी प्रथम वायसराय था ये, क्योंकि पुर्तगाल के पहले कोई भी कंपनी आई नहीं थी। तो प्रथम अगर वायसराय भेजा गया था भारत में तो पुर्तगालियों द्वारा ही भेजा गया था। कब भेजा गया था? 1505 में। किसको भेजा गया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को। ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट इसमें आप याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्लू वाटर पॉलिसी। कई बार दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई? तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। तो ब्लू वाटर पॉलिसी के माध्यम से फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पूरे हिंद महासागर पर अपना अधिकार बनाना चाहता था और इसमें यह कुछ हद तक सफल भी हुआ और बची खुची जो चीजें थी उसको आने वाला वायसराय अल्बुकर्क ने पूरी की। ठीक है दोस्तों, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाया? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अब इसमें तीसरा आप ध्यान रखना, 1508 में चौल का युद्ध हुआ।
याद रखना दोस्तों, चौल का युद्ध। ये दोनों पॉइंट तो आपको हर जगह मिल जाएगी, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं अच्छे से, उनको ये याद भी होगा। लेकिन ये चीजें आपको नहीं पता होगी, इसको ध्यान रखना। आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि चौल का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, या आपसे ये पूछ सकता है कि चौल का युद्ध कब हुआ। ठीक है दोस्तों, दोनों चीजें आपको याद रखना है। तो 1508 में चौल का युद्ध हुआ। संभवतः ऐसा माना जाता है, संभवतः ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि गुजरात शासक द्वारा अल्मीड़ा को इस युद्ध में हराया जाता है। अल्मीड़ा को इस युद्ध में हराया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब एक पॉइंट और आपको याद रखना है। अगर इसमें हम बात करें, इसको आपने लिख लिया होगा, अब हम इसको मिटाते हैं दोस्तों। एक पॉइंट और आपको याद रखना है। 1509 में दीव के युद्ध में, किसके युद्ध में दोस्तों? दीव के युद्ध में, दीव के युद्ध में महमूद बेगड़ा मिस्र और तुर्की, इन तीनों के समुद्री बेड़ों को हराया था। समुद्री बेड़े को हराया था। अब जो ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई गई थी समुद्र में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए, 1509 और 1508 में जो युद्ध हुए, इसी के कारण हुए थे। किसके कारण? समुद्र में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए, जिसमें फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने महमूद बेगड़ा, मिस्र और तुर्की के समुद्री बेड़े को हराया और समुद्र में यानी हिंद महासागर में अपना आधिपत्य स्थापित किया और जगह जगह अपनी चौकियां स्थापित की। ठीक है दोस्तों, ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। किसके संदर्भ में? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के संबंध में। अब नेक्स्ट की बात अगर हम करें तो नेक्स्ट वायसराय जो भारत में आया था वो क्या है दोस्तों? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। दूसरा वायसराय कौन था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्फांसो दी अल्बुकर्क। कार्यकाल आपको पहले भी मैंने बता दिया था, एक बार फिर यहां लिख देता हूं, 1509 से 1515। तो इसे भारत में पुर्तगाली वायसराय का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक। तो दोस्तों, पुर्तगाली वायसराय में भारत का वास्तविक संस्थापक यही माना जाता है। क्यों वास्तविक संस्थापक माना जाता है? अभी अगले पॉइंट में हम देखते हैं इसको। अगले पॉइंट में इसने क्या किया? 1510 में गोवा को छीन लिया। गोवा को छीन लिया। किससे छीना? यूसुफ आदिल शाह से। अब ये इसलिए ही ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि भारतीय क्षेत्र में अल्बुकर्क ही वह पहला वायसराय था जिसने किसी भारतीय क्षेत्र को छीना था या अपने कब्जे में लिया था। ठीक है दोस्तों,
अब अगर और इसके कार्य देखे जाए तो इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को समाप्त कर दिया। ब्लू वाटर पॉलिसी को क्या किया इसने, खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि अल्बुकर्क का दोस्तों मानना था कि समुद्र में जितना आधिपत्य करना था हमने स्थापित कर लिया, जगह जगह हमने अपनी चौकियां बना ली, अब हमें भारतीय क्षेत्र पर भी अपना अधिकार बनाए रखना है। तो इसी के संदर्भ में इसने गोवा को छीना था, यानी क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी को खत्म कर दिया गया। ब्लू वाटर पॉलिसी मैंने आपको दोस्तों बताया था कि समुद्र में आधिपत्य स्थापित करने के लिए लाया गया था। जब इसने 1510 में गोवा को छीन लिया और यूसुफ आदिल शाह से छीना था और ब्लू वाटर पॉलिसी को इसने खत्म किया। अब यहीं पे एक और पॉइंट आपको दोस्तों याद रखना है कि अल्फांसो दी अल्बुकर्क का विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय से मित्रवत संबंध थे। कैसे संबंध थे दोस्तों, आपने लिख लिया होगा इसको। अब हम इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों हम, तो विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय से मित्रवत संबंध थे। ये पॉइंट भी आप याद रखना दोस्तों। अगर इसी में एक और पॉइंट की बात हम करें तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने ही गोवा में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। एक और पॉइंट हम लिखते हैं, पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। विवाह करने के लिए प्रेरित किया। अगर इसमें हम और पॉइंट की बात करें तो आपने लिख लिया होगा, इसको मिटाते हैं। हमें 2 साल याद रखना है दोस्तों, एक 1511 और एक 1515। ये दोनों अल्बुकर्क के संबंध में आप याद रखना। 1511 में इसने मलक्का पर अधिकार कर लिया और 1515 पर हॉर्मुज पर अधिकार कर लिया। दोस्तों आपको ये बताना है मलक्का और हॉर्मुज ये कहाँ है। आप इसको देखकर गूगल सर्च करके हमें बताइएगा कमेंट में जरूर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मेन चीजें हमने अल्बुकर्क के बारे में पढ़ ली है। ठीक है दोस्तों, तो अल्बुकर्क के बाद हम चलते हैं नीनो डी कुन्हा पर। जितने अल्बुकर्क के बारे में हमने दोस्तों बताया, इतने पॉइंट आपको याद है तो किसी भी एग्जाम के लिए इतना आपको पर्याप्त है। इतने पॉइंट आपको याद होने ही चाहिए। अब नीनो डी कुन्हा में केवल एक पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। नीनो डी कुन्हा में केवल एक पॉइंट आपको याद रखना है कि कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। सन याद रखना इसका दोस्तों 1530 में।
अभी तक जो सारे कार्य पुर्तगालियों द्वारा कोचीन से किए जाते थे, अब वो गोवा से किए जाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अल्बुकर्क द्वारा इसे ही जीता गया था। कब जीता गया था? 1510 में। तो ये एक लाइन नीनो डी कुन्हा के बारे में याद रखना। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कोचीन की जगह गोवा को किसने अपनी राजधानी बनाई? तो किसने बनाई? नीनो डी कुन्हा ने। कब बनाई? तो 1530 में। आप याद रखना इस बात को। अब पुर्तगालियों के बारे में कुछ विशेष जानकारी हम देख लेते हैं जो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। विशेष में पहला है पुर्तगालियों की देन। पुर्तगालियों की देन या पुर्तगालियों की भारत को देन। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पुर्तगालियों ने हमें दिया? पहला आलू, दूसरा टमाटर, तीसरा लाल मिर्च, चौथा तंबाकू, पांचवा प्रिंटिंग प्रेस और छठा जहाज निर्माण। अगर सातवें की बात करें तो भारत का जापान से व्यापार। आठवें की बात करें गोथिक कला का विकास। गोथिक कला का विकास भारतीय कला और पुर्तगाली कला के सम्मिश्रण से ही गोथिक कला का विकास हुआ। ठीक है दोस्तों, तो पुर्तगालियों के देन में आपको ये 8 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं विशेष में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्टेज पद्धति। तो इसको भी दोस्तों ध्यान रखना है। कार्टेज पद्धति एक लाइसेंस पत्र होता था जिसके माध्यम से एक निश्चित शुल्क पुर्तगालियों द्वारा लिया जाता था और व्यापारी जहाजों को व्यापार करने की अनुमति दी जाती थी। यदि ये लाइसेंस पत्र किसी व्यापारी के पास नहीं होता था तो उस जहाज को लूट लिया जाता था और उसको नष्ट कर दिया जाता था। इस लाइसेंस पत्र को अकबर ने भी स्वीकार किया था। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है कि अल्बुकर्क के टाइम में इधर पूरे हिंद महासागर यानी हार्मुज जल संधि, उधर इंडोनेशिया के पास सुमात्रा और मालदीव के बीच में जो मलक्का स्टेट है, यहां पर अधिकार हो गया था। इसका मतलब ये हुआ पूरे हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया और जगह जगह उसने अपनी चौकियां बनाई। जैसे ही पुर्तगाल के अलावा और कोई जहाज उनको दिखते थे तो उनके पास जाते थे और लाइसेंस पत्र मांगते थे। यदि वो लाइसेंस पत्र नहीं मिलता तो उसको लूट लिया जाता और उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता था। ठीक है, अब इसमें एक दो पॉइंट अगर हम देखें तो एक दो पॉइंट और देखते हैं जो इनकी पतन का कारण बना पुर्तगालियों का। पहला, ये धर्म को, भारत जब ये आए तो धर्म को बढ़ावा दे रहे थे। किस धर्म को बढ़ावा दे रहे थे? ईसाई धर्म को बढ़ावा दे रहे थे, जिससे यहाँ के चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो या हिंदू कम्युनिटी हो, दोनों ही पुर्तगालियों से खफा रहे। और दूसरा, इनका जो विचार था हमेशा मारपीट वाला था, लूटने वाला था। एक आतंक के रूप में भारत में ये विख्यात थे पुर्तगाली लोग, इसलिए भारत के लोग इन्हें नहीं पसंद करते थे। इसके संदर्भ में शुरू में यूरोपीय में ब्रिटिश जो कंपनी थी उनको पसंद करते थे, क्योंकि वो भारत के लोगों द्वारा जो किया जाता था इसमें उसका बहुत ही प्यारे तरीके से करते थे, नॉर्मल तरीके से करते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी चीजें करी और भारत में आधिपत्य स्थापने की कोशिश की, लेकिन ये शुरुआत से ही आतंक के रूप में जाने गए। जो ब्रिटेन ने इसको नहीं किया और भारत में अपना आधिपत्य स्थापित करने में कायम रहे। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमने जो पुर्तगालियों के बारे में मेन पॉइंट थे दोस्तों, उसको हमने खत्म कर लिया है। कल हम पढ़ेंगे डच, यानी डच कंपनी का भारत में आगमन और डचों द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण चीज किए गए, किस प्रकार से डच भी
ब्रिटिश कंपनी द्वारा बाहर किए गए और अंततः ब्रिटिश भारत के स्वामी बन बैठे। तो आपको हमारी ये क्लास दोस्तों कैसी लगी? अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।